नमस्कार। शाम 6 बजे के बुलेटिन में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। अमरावती रेल लाइन के साथ ही बिहार में 256 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को भी दी स्वीकृति। कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को दी मंजूरी। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर। महायुति और महाविकास आघाड़ी में बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। वायु प्रदूषण से जूझ रही है दिल्ली। प्रदूषण का स्तर अति खराब श्रेणी में। पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से गहरा सकता है जल संकट। और चक्रवाती तूफान दाना के आज रात उड़ीसा तट से टकराने की आशंका। नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कसी कमर। और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पहले फैसले के तहत अमरावती रेल लाइन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए कृष्णा नदी पर रेल पुल बनाया जाएगा। इस रेल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 2245 करोड़ रुपए है, जिससे 19 लाख कार्य दिवस का रोजगार पैदा होगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को सभी बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. Bada project hai. It will create 19 lakh human days employment. It will also save 6 crore kilogram of carbon dioxide. It's very environmentally sustainable, and that means it is like equivalent of planting 25 लाख ट्रीज। और कैबिनेट मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले के तहत उत्तरी बिहार के लिए 256 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत करीब 4553 करोड़ रुपए है, जिससे 47 लाख कार्य दिवस का रोजगार पैदा होगा। और प्रोजेक्ट से देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी को एक और विकल्प मिलेगा। ये परियोजना अयोध्या को जनकपुर से जोड़ेगी। वहीं तीसरा फैसला स्पेस सेक्टर स्टार्टअप को लेकर किया गया है, जिसके तहत स्पेस स्टार्टअप के लिए 1000 के यहां पर वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी गई है, जिससे भारत की वैश्विक अंतरिक्ष स्थिति को मजबूती मिलेगी। सरकार ने भारत की स्पेस इकोनॉमी को 2032 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए। द यूनियन कैबिनेट हैज टुडे अप्रूव्ड सेटिंग अप अ वेंचर कैपिटल फंड with a corpus of 1000 crore rupees for promoting startups in the space sector. This reflects our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's commitment toward creating more and more opportunities for our youth, more and more opportunities for our entrepreneurs, and more opportunities for innovative startups. और आगामी दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सुविधा के लिए खास इंतजाम किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार इस बार त्यौहार के लिए 7000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमको टारगेट दिया था कि दीपावली और छठ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी है। तो लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड नंबर था, लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन का। इस साल उससे भी ज़्यादा 7,000 ट्रेन चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन। यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। और महाविकास अघाड़ी की तीनों प्रमुख सीटों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला 85-85-85 तय हो गया है और साथ ही महाविकास अघाड़ी शेष 18 निर्वाचन क्षेत्रों का सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया गया है। महाविकास अघाड़ी के अन्य नेताओं ने कहा है कि इस बार पर चर्चा चल रही है कि किसे कितनी जगह दी जाएगी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं की इस जानकारी के बाद अब सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बना सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 255 सीटों के बारे में बात की गई है और अभी भी 33 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, जिसमें से 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सीट आवंटन की इस बैठक में कुछ विवाद भी हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच बड़ा विवाद था, लेकिन वरिष्ठ नेता शरद पवार की मध्यस्थता से विवाद सुलझ गया और इसी मौके पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की शरद पवार के साथ बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी से शरद पवार, जयंत पाटिल, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी से संजय राउत, कांग्रेस के बाला साहेब थोराट, नाना पटोले मौजूद थे। आज महाविकास अघाड़ी के नेता कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चर्चा कर इसमें सीटों का आवंटन कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गोंडे विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं झारखंड विधानसभा 2024 के लिए जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। महुआ माझी रांची विधानसभा सीट से पर्चा भरा और आपको बता दें कि रांची विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी व वरिष्ठ नेता सीपी सिंह से महुआ माझी का मुकाबला होगा। भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी ने झारखंड के चंदन कियारी सीट से नामांकन दर्ज कराया है। नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राज्य में जेएमएम की भ्रष्टाचारी सरकार से जनता ऊब चुकी है और जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है चंदन कियारी सहित पूरे झारखंड में एक ऐसी जन सरोकार की सरकार बनाने की जिसके माध्यम से इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। जीत का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। चंदन कियारी के जनता के पास यह मौका है हैट्रिक लगाने का, जीत का हैट्रिक लगाने का, हार का हैट्रिक लगाने का। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में हो रहे उपचुनावों को लेकर 13 नवंबर सुबह 7 बजे से 20 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि राज्य में इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। सपा प्रमुख ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सपा ने गाजियाबाद से सिंह राज जाटव और खैर से डॉक्टर चारू कैन को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए एक उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है। पंजाब के छब्बेवाल सीट से सरदार सोहन सिंह थंडल को टिकट मिला है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीसामऊ से सुरेश अवस्थी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इनमें कटेहरी से अमित वर्मा चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट मिला है, तो वहीं मीरापुर सीट से शाह नजर और सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट मिला है। और इसके अलावा करहल से डॉक्टर अवनीश कुमार शाक्य चुनाव लड़ेंगे और साथ ही कुंदर की सीट से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा खड़े हुए हैं। गाजियाबाद से परमानंद गर्ग और मजवा दीप कुमार को टिकट मिला है। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी चुनाव निशान को लेकर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से कहा है कि वो हल्फनामा दाखिल कर अंडरटेकिंग दें कि वो सुप्रीम कोर्ट के 19 मार्च के निर्देश का पालन कर रहे हैं। 19 मार्च के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से कहा था कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर ये साफ करें कि उसके द्वारा अभी इस्तेमाल किया जा रहा घड़ी का चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि हम चाहते हैं कि एनसीपी के दोनों गुट हमारे निर्देशों का पालन करें और अगर हमें लगे कि हमारे आदेश की जानबूझकर अवहेलना हुई है तो हम अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबल ने पार्टी प्रमुख अजीत पवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और एनसीपी की तरफ से समीर भुजबल को लेकर महायुति की बैठक में लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पिछले दिनों नंदगांव से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मुंबई आकर अजीत पवार और सुनील तटकरे से मिले थे। फिलहाल इस सीट से शिवसेना विधायक सुहास कांदे विधायक हैं। एनसीपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि अगर सुहास कांदे के हिस्से ये सीट आती है तो एनसीपी कार्यकर्ता उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। और आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं यमुना के पानी में प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यमुना के घाटों पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के आईटीओ स्थित यमुना घाट का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली की आबो हवा इस वक्त बदतर हो गई है। AQI लेवल जो है ग्रेड 2 पर जा चुका है और ऐसे में यमुना भी खासी प्रदूषित हो गई है। और दिल्ली की जनता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्वाइट किया था। और ये देख सकते हैं, ये जो चेयर लगाई है ये मुख्यमंत्री आतिशी लेना के लिए थी कि वो यहां पर बैठेंगे और अरविंद केजरीवाल यहां पर बैठेंगे और दोनों लोग जो है यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी से संवाद करेंगे और उसके बाद जो है वो यमुना में डुबकी लगाएंगे। लेकिन न मुख्यमंत्री आतिशी और न ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई। और पूर्वांचल वासी जो है इस छठ पर आकर यमुना मां की पूजा करते हैं, व्रतधारी पूजा अर्चना करते हैं और आकर इस यमुना में न सिर्फ स्नान करते हैं बल्कि इसका आचमन भी लेते हैं। लेकिन आप देखिए, यहां से जहां तक भी आपकी नजर जाएगी गंदी मैली यमुना आपको नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से पूछ रही है और यह वही सवाल है जिसको पूछते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां पर यमुना के घाट पर बुलाया। उनके ना आना और इस तरह की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है।
और बेहद ही गंभीर सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में छठ का जो व्रत है, जो छठ का महापर्व है, उस पर क्या तस्वीर देश दुनिया देखेगी, ये अपने आप में वो सवाल है जिसका जवाब आकर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा। दिल्ली के आईटीओ के यमुना घाट से कैमरामैन विश्व बंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर से वायु प्रदूषण की चपेट में है। हवा दम घोटू हो गई है। लगातार AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे दिल्ली वालों के साथ साथ दिल्ली घूमने आए हुए लोग भी खासे परेशान हो गए हैं। मैं नेपाल से आया हूँ जी, रहता हूँ मैं काफ़ी साल से, 10 साल से मैं इधर ही दिल्ली में रह रहा हूँ। लेकिन हम लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, कहीं जाते हैं, लेकिन इधर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली सरकार को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। यमुना नदी भी देखो, कचरे वहीं पर डाले हुए हैं, गंदगी, कूड़े, जो प्लास्टिक हो गया, हर चीज़ उसमें डाले, उसको साफ सफाई करना जरूरी है। हमारे को भी बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, है ना। सिर्फ हमारे को नहीं, यहाँ अब उम्र ज़्यादा जिसको है, हमारे जितने उम्र के हैं और हमसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, उनको भी बहुत, हमारे को ऐसा होता है तो उनको जो कितना होता होगा, बच्चों को कितना होता होगा, सांस लेने में दिक्कत है ना। तो इसीलिए हम लोग बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे। देखो, हम अंदर ही रखे, जब पोल्यूशन कम होएगा तभी हम अंदर स्कूल भेजेंगे। दिल्ली सरकार को एकदम ध्यान रखने चाहिए। हैदराबाद से आया मैं, वहाँ तो अच्छा है हैदराबाद में एयर, या थोड़ा ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ता है दिल्ली सरकार को, उसके लिए केयर करना पड़ता है दिल्ली सरकार को, ये हमारा रिक्वेस्ट है। हम लोग गुजरात से इधर घूमने आए दिल्ली में, और इस वक्त दिल्ली में एयर पोल्यूशन का बहुत ही दिक्कत है, तो इसलिए हमको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार को एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। मैं हूँ मध्य प्रदेश से, इधर दिल्ली घूमने के लिए आई हूँ, बट यहाँ आने के बाद यह देखी कि धूल मट्टी पोल्यूशन वगैरह बहुत चीज़ है जो इसमें दिक्कत आती है, हमें सांसें लेने दिक्कत आती है, परेशानी होती है। भारत से बाहर के लोग, सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, और इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए दिल्ली सरकार को कि ये पोल्यूशन वगैरह रोकने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए सभी। गुजरात से घूमने आई हूँ, तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ यहाँ की जो पब्लिक है उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। हम भी गुजरात से आए, हमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां चक्रवाती तूफान दाना तेजी से उड़ीसा और बंगाल तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान पारादीप से 280 और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का लैंडफॉल धामरा और भीतर कनिका के बीच होगा। लैंडफॉल के वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के बहने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक लैंडफॉल का समय समुद्र में सामान्य से 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और बताया जा रहा है कि साल 2021 में आए चक्रवाती तूफान यास की तरह ही दाना का भी प्रभाव होगा। इस बीच चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड की भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।
कोस्ट गार्ड को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जहाज़ों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों को मछुआरों और नाविकों को मौसम की नियमित चेतावनी और सुरक्षा सलाह प्रसारित करने का काम सौंपा गया है। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से ही उड़ानों का परिचालन 16 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। तूफान दाना के मद्देनजर पूर्वी रेलवे अपने सियालदाह मंडल में बृहस्पतिवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं करेगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में गंभीर चक्रवात दाना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी भी उपस्थित रहे। उड़ीसा में चक्रवात तूफान दाना को लेकर सभी एजेंसियों के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। चक्रवात से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड से हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कोस्ट गार्ड की तैयारियां हैं और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो है कोस्ट गार्ड के लिए निर्देश मिले हैं, हमारे साथ खास बात करने के लिए है कोस्ट गार्ड के जो डीआईजी हैं वो हमारे साथ हैं। इन्हीं से खास बात करते हैं। सर, क्या कुछ निर्देश प्रशासन की तरफ से आपको मिले हैं? हमने मछुआरों को एडवांस में ही चेतावनी दे दी थी कि वे सेफ हार्बर में रिटर्न हो जाएं एंड एज पर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल द उड़ीसा रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स आर इन सेफ हार्बर. Also, we are in constant coordination and communication with the central and state authorities to deal with any kind of eventuality and to assist in rescue and relief operations as required. क्योंकि जब चक्रवाती तूफान जो है लैंडफॉल हो जाएगा, उसके बाद के लिए क्या कुछ तैयारियां कोस्ट गार्ड ने कर रखी हैं? उसके बाद जो भी इम्पैक्ट साइक्लोन का होगा, उसके हिसाब से हमने अपने सारे जो रिलीफ मटेरियल एकत्रित कर रखा है. वी हैव स्टॉक्ड अप आवर राशन, फ्यूल एंड व्हाटएवर एज द सिचुएशन डेवलप्स, व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट बाय द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, वी विल असिस्ट देम. प्रशासन की तरफ से अलर्ट पर रखा गया, किसी प्रकार का कोई निर्देश मिलता है, इसके लिए आपने क्या क्या जो है सामग्री अपने पास रखी है, किस तरीके से आप मदद के लिए तैयार हुए? नहीं, हमारे पास ये रबराइज्ड क्राफ्ट्स हैं, इनके यहाँ पर पानी वगैरह भर जाता है, किसी को इवैक्यूएट करना हो उसके लिए. फिर साथ में हमारे पास लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट है और खाने का सामान है, so that we can provide relief to them. इसके अलावा अगर कुछ हमें और जरूरत पड़ती है तो we have got vessels which can transport the food materials and other items which are required, the medical equipment and items to assist the local populace here. सर, डीडी से बात करने में बहुत धन्यवाद. Thank you. वहीं दाना चक्रवात को देखते हुए कई इलाकों को खाली कराया गया है और लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है. उड़ीसा के पारादीप के एक राहत शिविर का जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने. तमाम लोगों को इस राहत शिविर में रखा हुआ है. यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो लोग नीचे पे रहते थे, यानी ये कह सकते हैं कि डाउन में जो लोग रहते हैं, उनको जो है यहाँ राहत शिविरों में जो है शिफ्ट किया गया है प्रशासन के द्वारा. और ये देख सकते हैं कि तमाम फैमिलियाँ इस समय यहाँ पर हैं. यहाँ पर इन लोगों के लिए सरकार के द्वारा हर व्यवस्थाएं की गई हैं. खाने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, दवाई की व्यवस्था की गई है. साथ ही यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लिए उड़ीसा पुलिस के जवान हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक कर्मचारी यहाँ पर हैं. और तमाम आप देख सकते हैं कि इस जो ये राहत शिविर है, इस राहत शिविर में सरकार की कोशिश है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो लोग यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ सरकार यहाँ पर मुहैया करा रही है. हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस राहत शिविर में रह रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं. सब व्यवस्था उपलब्ध है, खाना के लिए, औषधि के लिए, पानी के लिए. राहत शिविर में रह रहे हैं? हाँ. तो पहले कहाँ था आपका घर? हमारा घर पारादीप में था. अच्छा, तो क्या बोला यहाँ पे, कैसे आए आप यहाँ पे, पता है? मेरे पापा के साथ. ओके, तो यहाँ पे कोई खाना पीना सब मिल रहा है आपको? हाँ. क्या क्या मिला खाने में अभी तक? अब ये मिला. और कुछ खाने के लिए, दवाई, कुछ बिस्किट? हाँ. देख सकते हैं आप कि यहाँ पे तमाम बच्चे भी हैं, क्योंकि देखिए प्रशासन ने अपने एहतियातन के तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों को लाए हैं इस राहत शिविर में, और कोशिश की है कि इन लोगों के लिए जो इनके दैनिक उपभोग की चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर इनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है.
जिससे कि यहाँ पर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, पारादीप। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास और सुरक्षा दोनों एक साथ चलते हैं। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति पर पहुंचे हैं। In talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को कजान में ब्रिक्स प्लस प्रारूप में सम्मेलन को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स स्वयं इस बात को बयां करता है कि पुरानी वैश्विक व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है और साथ ही अतीत की कई असमानताएं भी दूर हो गई हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि संघर्षों और तनावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि ये युद्ध का युग नहीं है। विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि परिवर्तन की ताकतें आगे बढ़ने के बावजूद कुछ पुराने मुद्दे और भी जटिल हो गए हैं। उत्पादन और उपभोग में लगातार विविधता आ रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों ने अपने विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को गति दी है। नई क्षमताओं का उदय हुआ है और जिससे अधिक प्रतिभाओं का इस्तेमाल आसान हुआ है। BRICS itself is a statement of how profoundly the old order is changing. At the same time, many iniquities of the past also continue. In fact, they have assumed new forms and manifestations. We see that in the access to developmental resources and modern technology and efficiencies. Let us also recognize that the benefits of globalization have been very uneven. फ्रांस के लियोन में पिछले महीने आयोजित हुई वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल के प्रतिभागियों को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। भारत ने इस बार वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13वां स्थान हासिल किया और भारतीय प्रतिभागियों ने कुल 4 कांस्य पदक जीते और इसके अलावा भारतीय दल ने 12 उत्कृष्टता पदक भी हासिल किए हैं। भारत ने इस बार वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में अब तक का सबसे बड़ा प्रतिभागियों का दल भेजा और भारतीय प्रतिभागियों ने 52 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अब इजाजत दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।